हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस में इंडियन पॉलिटी का ये हमारा आखिरी सेट है। इसमें कुल 50 एमसीक्यूज़ हैं, जो हो सकता है कि प्रीवियस सेट्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा हार्ड हो, और इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो, उनको आप सुधारने का प्रयास करिएगा। पिछले सेट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं उनसे, तो आप प्रयास करिए जो गलतियाँ हो रही हैं वो अगले टेस्ट में वैसी गलतियाँ दोबारा ना हो। ये कैसे सुनिश्चित होगा? ये सुनिश्चित तब होगा जब उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक आपसे रॉन्ग हो गया, कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गई, या फिर मान लीजिए एक परमादेश रीट से संबंधित कोई टॉपिक आपसे गलत हो गया। आप रीट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, कितने टाइप्स के रीट होते हैं, हाई कोर्ट के क्या प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रोविज़न है, किसके पास रीट जारी करने की ज़्यादा शक्तियाँ हैं, किसके पास कम है। ये सभी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो चलिए आज के सेट में देखते हैं, आप प्रयास करेंगे अच्छे से समझने का। पिछले सेट के अकॉर्डिंग इस सेट में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोग पिछले सेट से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको पसंद है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों को। चलिए पहला हम टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक ही है, रीट से संबंधित पूछा गया। कथन एक दिया हुआ है, इसमें परमादेश रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको परमादेश के बारे में पूछा गया आपसे। कथन एक दिया हुआ है, यह मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी किए जाते हैं। कथन दो दिया हुआ है, यह एक सर्वोच्च अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक उपस्थिति करने संबंधी आदेश होता है। जबकि तीन दिया हुआ है, इसे केवल प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया केवल एक, बिल्कुल सही है। देखिए अगर पहले कथन की बात करें, पहले बताइए रीट कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता हो तो। रीट मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हैवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये स्पष्ट विवरण दूसरा है। यहाँ पे परमादेश के हिसाब से तो गलत हो गया। परमादेश कब होता है? परमादेश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। परमादेश होता है कि एक पहली बात तो केवल ये सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। जो भी होगा सार्वजनिक पोस्ट पे उसी के लिए जारी किया जा सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लोक अधिकारी है और ये अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने से डिनाई करता है, कहता है कि मैं नहीं करूँगा, तो अब ये न्यायालय इसको जारी करके बोलता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। कर्तव्यों के जो सार्वजनिक अधिकारी उनके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए जारी किया जाता है परमादेश, आदेश दिया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दूसरा जो था हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये किसी को अवैध तरीके से के बंदी बना रखा गया है तो उसके विरुद्ध ये अधिकार मिला हुआ है कि न्यायालय उनको अब आदेश दे सकता है कि शारीर को अब हमारे पास लेके आइए, उनको व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हैं उनको न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये याद रखिएगा, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है 5 प्रकार के होते हैं। हमने एक परमादेश देख लिया, परमादेश जो सार्वजनिक अधिकारी के लिए होता था। बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा देख रहे हैं, जो सार्वजनिक और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी होता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। हैवियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। और निवारक निरोध, कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता, ये बात आपको याद रखिएगा। पहला, निवारक निरोध प्रिवेंशन के अंतर्गत अगर किया गया, निवारक निरोध के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। दूसरा, विधायिका के या फिर न्यायपालिका के अवमानना के खिलाफ किसी को पर लागू किया गया, मतलब विधायिका के अवमानना या न्यायपालिका के अवमानना के अंतर्गत किसी को अरेस्ट किया गया तो उस पर लागू नहीं होगा हैवियस कॉर्पस। और तीसरा जो है, न्यायिक हिरासत में किसी को रखा गया तो लागू नहीं होगा हैवियस कॉर्पस। मतलब 3 कंडीशन में, पहला निवारक निरोध के अंतर्गत, दूसरा न्यायपालिका या विधायिका के अवमानना के हिसाब से किसी को अरेस्ट किया गया, और तीसरा जो है न्यायिक हिरासत। इन 3 कंडीशन में ये लागू नहीं होता। इतनी सी बात आपको याद रखिए। और अगला देखें तो प्रतिषेध की बात कर लेते हैं। प्रतिषेध, तो प्रतिषेध क्या होता है, ये क्या किया जाता है? यहाँ पे देखेंगे तो प्रिवेंटिव होता है। पहली बात तो प्रतिषेध की बात करें तो प्रतिषेध केवल प्रिवेंटिव होता है, ये बचावकारी होता है। ये अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है प्रतिषेध। इतनी सी बात याद रखिए। ये प्राइवेट मेंबर, विधायिका, प्रशासनिक मामलों पे लागू नहीं होता प्रतिषेध। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्प्रेषण की बात कर लेते हैं। उत्प्रेषण के बारे में बात करें तो उत्प्रेषण को किसके हिसाब जारी करते हैं? ये देखिए, ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। ये एक तरह से रोकता भी है और इसमें क्योर भी, बचाव भी, उपाय भी देता है। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देता है कि अगर कोई मामला उनके पास आया है तो न्यायालय अपने पास मंगा करके उन पर निर्णय सुनाता है। तो ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। अगर कोई अपने शक्ति से बाहर कोई मामला सुनवाई कर रहा है तो न्यायालय उस पर रोकता भी है और अपने पास न्यायालय को बुला भी लेता है, मंगवा लेता है, तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण। अगर केवल उसको रोकता है तो उसको प्रतिषेध कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइवेट मेंबर या लेजिस्लेटिव के खिलाफ ये दोनों नहीं लाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब देखिए अधिकार परीक्षा की बात कर लेते हैं। पाँचवां बचा हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के बारे में अगर बात करें, ये किसी व्यक्ति के दावे को की वैधता को जांचने के लिए होता है कि पूछती है न्यायालय कि इसमें आप किस अधिकार से इस पद को धारण आपने किया है। अधिकार परीक्षा उसको करते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा। इसमें अगर प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर हो गए, ऑफिस जो हो गया, जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस है, उन दोनों पोस्ट के लिए, या फिर कोई निजी व्यक्ति है या फिर प्राइवेट मिनिस्ट्रियल ऑफिस, दोनों के लिए ये जारी नहीं किया जाता अधिकार परीक्षा। उम्मीद आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसमें बात की जाए तीसरा कथन क्यों गलत हो जाता है? इसे केवल प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध किया जा सकता है। बताइए
देखिए प्रशासनिक अधिकरण के लिए केवल जारी नहीं किया है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि लिखा था केवल प्रशासनिक अधिकरण। तो इसमें देखेंगे तो सरकारी व्यक्ति जो भी सरकारी पोस्ट पे है उनके लिए भी जारी किया जाता है, प्रशासनिक अधिकरण के लिए भी जारी किया जाता है, दोनों के लिए हो सकता है। तो इसलिए हमारा तीसरा भी गलत था, इसमें केवल एक सही था। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। कुछ इस तरीके से आप लोग करेंगे रिवाइज तो सही होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में बात आपको बताना। पहला कथन दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। दूसरा दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पदेन सदस्य होते हैं या होती हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। अगर हम बात करें इसमें तो कौन सा सही नहीं है, हमारा दोनों कथन सही है, इसलिए सही नहीं पूछा तो डी हमारा सही हो जाता है। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही बात है। अब आपसे बात किया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कब होता है, एक्ट लाया जाता है 90 में, 1990 में एक्ट लाया जाता है। ये उसी एक्ट के माध्यम से इसको गठन होता है, 92 में गठन हो जाता है। तो ये सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा हमेशा होती हैं क्यों लिखा हुआ है, तो इसमें महिलाएं ही होती हैं। तो इस समय रेखा शर्मा हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो वो हैं, और ये मानवाधिकार के सदस्य होती हैं, मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ और चीज़ें अगर इसमें बात की तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 ईयर का इनका कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 3 ईयर इनका होता है। जो भी अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इतनी सी बात है, आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया उसके पास वही योग्यता होती है या होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, यहाँ कह रहा है कि जो भी उनके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। दूसरा कथन दिया हुआ है उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन की बात किया जाए तो देखिए उच्चतम न्यायालय की योग्यता इनके पास होनी जरूरी होती है, ना कि लोकसभा की। उच्चतम न्यायालय की इनके पास योग्यता होनी, तो उच्चतम न्यायालय में क्या है, किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, कितने साल, 5 साल किसी न्यायालय में हाई कोर्ट में आपने काम किया हो जज के रूप में, एज ए जज रहे हों, या फिर 10 वर्ष वकील लॉयर रहे हों, तो ये 2 कंडीशन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। तो इनके पास ये योग्यता अगर है तो ये बन सकते हैं हमारे वहाँ महान्यायवादी। दूसरी चीज़ बात करें अगर इनके बारे में पूछे जाए संविधान में कहाँ प्रोविजन के बारे में किया गया था, आर्टिकल 76 में दिया गया है इनके बारे में। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरा कथन देखें उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो बिल्कुल गलत बात है। इनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर राष्ट्रपति हटा देता है, तो मतलब एक तरह से हुआ ना, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न है ये। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसका प्रारंभ, इस पद का प्रारंभ कब हुआ था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पद का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए 1950 में इस पद की शुरुआत हुई थी, 1950 में। इसके पहले कौन थे इसके पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति, तो देखिए MC सीतलवाड़ा जो थे, MC सीतलवाड़ा के बारे में याद रखिएगा। MC सीतलवाड़ा इसके पहले जो थे महान्यायवादी थे। इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गई। वर्तमान में कौन है, R वेंकटरमण हैं इस समय हमारे जो 14वें हैं अटॉर्नी महान्यायवादी, यही हैं। उम्मीद आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है, किसकी सहायता पे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे इनको कभी भी हटा सकता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग होता है। आपको कार्यपालिका, विधायिका और राज्य की कार्यपालिका विधायिका के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। उम्मीद अगर आप ये टेस्ट लगा रहे हैं उसके पहले तो देखिए इसमें पूछा गया संघ की कार्यपालिका के बारे में। बताइए संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है। इसमें देखिए पहली बात तो देखें भारत का राष्ट्रपति सम्मिलित होता है या नहीं, बताइए। दूसरा दिया हुआ है राज्यों के राज्यपाल। तीसरा दिया हुआ है भारत का महान्यायवादी। बताइए इस कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। दूसरा इसमें गलत है, राज्यपाल संघ की कार्यपालिका के भाग नहीं होते हैं। राष्ट्रपति होता है, महान्यायवादी होते हैं। 1 और 3 सही है, अगर आपने 1 और 3 चुना है तो सही है आपका। 1 और 3 बी में, बी हमारा सही आंसर यहाँ हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीज़ देखना है ज़रूरी, तो आपको यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये हो गए विधायिका, कार्यपालिका के बारे में कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो होते हैं कार्यपालिका के हिस्से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। लोक उपक्रम समिति के बारे में पूछा गया आपसे, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। दूसरा दिया हुआ है इसका कार्यकाल लोक उपक्रम पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना होता है।
बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा जिन लोगों ने बी लगाया था, अर्थात केवल 2 उनका बिल्कुल सही है। ये विवरण, पहला वाला जो विवरण दिया हुआ है, ये किसके लिए, एस्टीमेट कमेटी के लिए दिया, प्राकलन समिति के बारे में बिल्कुल सही है, लेकिन लोक उपक्रम समिति के बारे में बिल्कुल गलत है। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं लोक उपक्रम समिति में। राज्यसभा से कितने होते हैं और लोकसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं। अगर राज्यसभा से बात की जाए तो 7 लोग होते हैं राज्यसभा से, अगर लोकसभा से बात की जाए तो 15 लोग होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 22 मेंबर हो गए। ये तो बात आपको स्पष्ट समझ में गई कि 22 ही लोग हैं। इसमें 30 लोगों की बात की गई थी, तो एस्टीमेट कमेटी के बारे में चर्चा की गई थी। और इसका गठन कब किया गया था, देखिए इसका गठन किया जाता है 1964 में। 1964 में इसका गठन किया जाता है। 1964 में जब इसका गठन किया जाता है तो कितने मेंबर थे, उस समय इसमें केवल 15 मेंबर थे। बाद में इसको बढ़ा दिया जाता है, कब, 1974 में। 1974 में इसके मेंबर की संख्या बढ़ा करके 22 कर दी जाती है। तो वर्तमान में इसमें 22 मेंबर हैं, 7 लोकसभा राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। उम्मीद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें सही आंसर बी था, अगर आपने बी लगाया था तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष की निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन सभापति होता है। आपको इसमें पूछा गया है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके इसमें पदेन सभापति, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके पदेन सभापति होते हैं। उम्मीद आपसे सब लोग समझ लिए होंगे। चलिए पहला देखते हैं, कार्य मंत्रण समिति, दूसरा दिया नियम समिति, तीसरा दिया विशेषाधिकार समिति। बताइए इसमें से किसके अध्यक्ष होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें पहले की बात करें, कार्य मंत्रण समिति, पहली बात तो इन तीनों समितियों में 15-15 मेंबर होते हैं। ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। देखिए अगर इसमें कार्य मंत्रण समिति की बात करें तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वही खुद ही इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरे में नियम समिति में, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ही खुद ही अध्यक्ष होते हैं, लेकिन विशेषाधिकार समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, खुद इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें भी 15 मेंबर होते हैं। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया 1 और 2, बी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। अधिकरण के बारे में आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 123 ख लोक सेवा के मामलों के लिए अधिकरण का गठन करने की बात करता है। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 323 क यह प्रावधान करता है कि अधिकरणों का गठन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 23 ख स्पष्ट करता है कि अधिकरणों का गठन संसद व राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा किया जा सकता है। तीसरा दिया हुआ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लोक सेवकों की नियुक्ति और सेवा संबंधी मामलों से संबंधित होता है। यहाँ कैट के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा इसमें से सही कथन है। यहाँ पूछा क्या गया, सही, आपसे सही पूछा गया, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें हम बात करें पहले कथन की, तो पहले कथन जो दिया 323 ख बिल्कुल गलत है, 323 क है। ट्रिब्यूनल के बारे में आप देखेंगे तो दो तरीके से 323 ए 323 बी दो दिया हुआ है। अगर ए से एडमिनिस्ट्रेटिव है, बी से अदर है, तो यहाँ पे जो दिया 323 ख बिल्कुल गलत है, 323 ए होना चाहिए, क होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाता। दूसरे की बात करें 323 क यह प्रावधान करता है कि अधिकरणों का गठन केवल संसद द्वारा किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है उसका गठन केवल संसद कर सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे में 323 ख में, इसमें प्रोविजन ये किया गया अधिकरणों का गठन संसद के साथ साथ विधानमंडल दोनों कर सकते हैं। ऐसे में हमारा बी सही और दूसरा कथन सही हो जाता है। तीसरे में बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट होता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होता है लोक सेवक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे कि IAS IPS, इनसे इनकी नियुक्ति से संबंधित और सेवा संबंधित जो मामले होते हैं इनकी जाँच करने के लिए, इनसे संबंधित निर्णय देने के लिए होता है। हमारा सही आंसर बी हो गया। तो कैट के बारे में आपने देख लिया, यहाँ पे ट्रिब्यूनल के बारे में आपने देख लिया 323 ए 323 बी। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। 323 ए जो था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, जबकि 323 बी अदर ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे सहकारी समिति के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में। चलिए यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरा कथन दिया हुआ है स्वैच्छिक गठन के सिद्धांत के आधार पर संसद सहकारी समितियों के विनियमन और समाप्ति के लिए प्रावधान कर सकती है, प्रावधान बना सकती है। तीसरा कथन दिया हुआ किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है, अगर पहले के देखें तो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है। आपने आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत देखा होगा कि इसका गठन एक मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात हो जाता है। दूसरा देखें तो यहाँ पे जो संसद दिया हुआ है यहाँ पे विधानमंडल हो जाएगा, यहाँ पे विधानमंडल हो जाएगा।
इसलिए ये गलत है। दूसरा, पहला सही है। तीसरे की बात करें, किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो डायरेक्टर्स उसके होते हैं उनकी संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही है, बी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपने बी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के निगमों के निर्वाचन या परिवर्तन संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से है जो सदन के कार्य संचालन को नियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए इनमें से किसके संबंध में ये बात है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये सारे विवरण जो दिए गए हैं कि जो प्रश्न उठाते हैं और कार्य संचालन संबंधी विनिमय करते हैं वो सभी आ जाएंगे किसमें, इसमें आप इसमें देखेंगे तो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका बी आंसर सही है। लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव की बात कर लें यहाँ पे, अब ध्यान आकर्षण की बात कर ले, स्पेशल मेंशन की बात कर ले, ये सब किससे संबंधित है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि सरकार की नीतियों के लिए आलोचना करने के लिए लाया जाता है। ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है हमेशा। सरकार इसके पास हो जाने सरकार नहीं गिरती है, लेकिन सरकार पे दबाव बनने लगता है कि वो अपना बहुमत प्रूफ करे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसमें कारण बताने का अनिवार्य होता है कि कारण बताना पड़ता है कि किन कारणों से लाया गया निंदा प्रस्ताव। वहीं ध्यान आकर्षण की बात कर लें तो ध्यान आकर्षण कब लाया जाए, सार्वजनिक महत्व का जो भी मामले होते हैं सार्वजनिक महत्व के मामले विषय में, तो किसी मंत्री का ध्यान उस पर लाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन की बात कर लें तो विशेष मामलों पे जो प्रश्नकाल के समय में उठाए नहीं जा सके हैं उनको उठाने के लिए क्या कहता है, विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन लाया जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पे जो था हमारा सही आंसर था बी, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। ये क्या करता है, देखिए नियमों के निर्वाचन संबंधी, नियमों के निर्वाचन या परिवर्तन या संविधान के ऐसे अनुच्छेद से हैं जो सदन के कार्य संचालन के विनिमय संबंधित रहते हैं। ऐसे मामलों ऐसी चीज़ों को उठाने के लिए कौन होता है, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर उसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में पूछा गया आपसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। सीबीसी के बारे में आपसे पूछा गया, बताइए। कथन 1 दिया हुआ, इसके गठन की सिफारिश संस्थानम समिति ने की थी। दूसरा दिया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु एक सांविधिक निकाय है। तीसरा दिया हुआ, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या उससे कम सतर्कता आयुक्त सम्मिलित होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो सभी कथन सही हो जाते हैं। जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही बात है, उनका सही आंसर है डी, हमारा यहाँ सही आंसर हो जाता है। अगर पहले कथन की बात करें तो इसके गठन की सिफारिश संस्थानम समिति ने की थी, बिल्कुल सही बात है। 1964 में इसका गठन किया गया, 63 में किया गया था। सीबीसी का गठन 63 में किया था, तो ये हमारा सही है पहला। दूसरा देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु एक सांविधिक निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है। सीबीसी एक्ट 2003 के माध्यम से इसका गठन किया गया था, एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे तीसरे कथन की बात कर ले तो देखिए इनका कार्यकाल, पहली बात तो आपको याद रखने की जरूरत है, इनका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 वर्ष, जो भी हो ज़्यादा, वो उनका कार्यकाल होता है। और इसमें देखें केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त सम्मिलित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इतनी सी बात है, आप याद रखिएगा। ये एक बात और इसमें मूल रूप से याद रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग के साथ नहीं है, निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके अगर उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो किसी और पद की नियुक्ति से उनको रोका नहीं गया है। लेकिन सीबीसी के जो पद है इनको रोका गया है कि ये अपने जब कार्यकाल खत्म हो जाएंगे ना किसी राज्य के अंतर्गत ना ही केंद्र के अंतर्गत किसी पद के योग्य नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद रखना है। एलिजिबिलिटी को लेकर के इनके रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद के लिए योग्य नहीं रहेंगे, इनको खत्म कर दिएगा, मतलब किसी और पद पर इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ, संविधान ने आयोग के लिए 9 सदस्य और 1 अध्यक्ष की संख्या निर्धारित की है। दूसरा देखें, आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी पद पर रहे हों। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें हम बात करें पहले कथन की तो संविधान ने आयोग के लिए 9 सदस्यों और 1 अध्यक्ष का विवरण दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। देखिए पहले बात तो इसकी संख्या को लेकर के कोई विवरण दिया नहीं गया है, संख्या को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं, ना ही इनकी योग्यता के, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इनकी योग्यता को लेकर के, संख्या को लेकर के, इनके वेतन भत्ते को लेकर के ऐसे कोई विवरण नहीं है स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। तो इसकी निर्धारण कौन करता है, ये राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं इनके बारे में संख्या कितनी होगी। तो वर्तमान में इनकी संख्या देखें तो 9 से 11 होती है इनकी संख्या अध्यक्ष को लेकर के। इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है। हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरे देखें,
आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक संघ या किसी राज्य के अंतर्गत किसी पद पर रहे हों। तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाता है 2। अगर आपसे बात की जाए कि संविधान के कहाँ पे इनके विवरण दिए गए, किस भाग में इसके संबंधित संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधित विवरण कहाँ दिए गए हैं, तो आप भाग 14 देखेंगे। भाग 14 में 315 से लेकर के 323 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है, यूपीएससी के बारे में। इनका कार्यकाल के बारे में आपसे पूछा जाए, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कार्यकाल की बात कर ले 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो ज़्यादा हो वही इनका कार्यकाल होता है। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को छोटा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है। समापन प्रस्ताव कौन सा नहीं है इसमें से आपसे ये पूछा गया है। कंगारू प्रस्ताव, गिलोटिन और फिर कंपार्टमेंट क्लोजर या फिर स्थगन प्रस्ताव। अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ईजिली लगा लेंगे, वो चारों प्रकार के बारे में आपको स्पष्ट विवरण पता हो तो। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने स्थगन लगाया बिल्कुल सही बात है। जब मान लीजिए सेशन चलता है, मान लीजिए किसी में मानसून सेशन चले, बजट सेशन चले, तो जब सेशन चलता है तो एक दिन की जो बैठक होती है और उस दिन की बैठक जब समाप्त की जाती है उसको स्थगन कहते हैं। एक दिन की बैठक जो रोकता है, ख़त्म किया जाता है, उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो ये तो हमारा मतलब क्लोजर मोशन से संबंधित, समापन प्रस्ताव संबंधित है ही नहीं। अब कंगारू प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। कंगारू प्रस्ताव में क्या किया जाता है, ये इसमें जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं उन पे चर्चा करके पारित कर दी जाती है। सभी खंडों पे नहीं होती है, जो महत्वपूर्ण खंड है उन पे चर्चा करके बाकी खंडों को वो इसके साथ पास कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कंगारू प्रस्ताव। वहीं गिलोटिन की बात कर लें तो गिलोटिन में क्या होता है, ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनमें कुछ भागों पर चर्चा हो गई है, उसके साथ साथ बाकी जिन पर चर्चा ही नहीं हुई है उन भागों को भी पास कर देने की प्रक्रिया को कहते हैं गिलोटिन। वही कंपार्टमेंट की बात कर लें, कंपार्टमेंट में क्या होता है कि संपूर्ण चर्चा की जाती है, सभी भागों पर बाकायदे से व्यवस्थित तरीके से चर्चा की जाती है, फिर पारित किया जाता है, वो कंपार्टमेंट हो गया। अब साधारण प्रस्ताव भी एक होता है। साधारण प्रस्ताव में क्या होता है, पर्याप्त बहस होता है, खूब अच्छे से करते हैं, फिर मतदान के लिए रखा जाता है, तो उसको कहते हैं कौन सा, साधारण प्रस्ताव। तो चौथा इनमें से हो गया साधारण प्रस्ताव। वो साधारण प्रस्ताव दिया नहीं गया था, उसकी जगह दे दिया गया था स्थगन प्रस्ताव, इसलिए हमारा गलत हो गया था। उम्मीद में आपको समझ में आ गया होगा। समापन प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कंगारू, गिलोटिन, कंपार्टमेंट और साधारण प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है। बताइए, संसद की न्यायिक शक्ति के बारे में पूछा गया आपसे। कथन 1 दिया हुआ है, राष्ट्रपति के नियंत्रण पर राष्ट्रपति से नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश करना। राष्ट्रपति से नियंत्रण और सीएजी को हटाने की सिफारिश करना। दूसरा दिया हुआ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संगठन अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती हैं तथा उससे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती हैं। तीसरा दिया हुआ है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती हैं। जबकि चौथा दिया हुआ है, अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए अवमानना के लिए अपने सदस्यों या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। कौन, संसद। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत कौन से इनमें से नहीं आता है, तो अगर हम बी की बात करें तो बी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनका, प्रशासनिक शक्ति है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं। बाकी सभी इसमें से जो विवरण दिए गए हैं वो न्यायिक शक्ति हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से कह करके उनकी सिफारिश दे करके सीएजी को हटाने की प्रक्रिया, ये भी न्यायिक है। फिर वहीं अगर देखें, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को के विरुद्ध महाभियोग लाने की प्रक्रिया, ये भी न्यायिक है। फिर अपने सदस्यों या फिर अन्य बाहरी लोगों को अवमानना के लिए या फिर विशेषाधिकार के हनन के लिए उनको जो दंड दिया जाता है वो भी न्यायिक शक्ति हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगर देखें, अगर सीजेआई को हटाने की बात हो तो, या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात हो, या फिर इलेक्शन कमिश्नर अधिकारी का हटाने की बात हो, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं न्यायिक शक्तियाँ हैं। इतनी सी बात यहाँ पे याद रखें, न्यायिक शक्तियाँ। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन दिया हुआ है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको राज्यसभा के बारे में पूछा गया। कथन 1 दिया हुआ है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बताइए इसमें से सही है कौन सा। यहाँ पे इसी कथन को डिक्लेयर कर लीजिए, यहीं पे आगे हम देखेंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको सुन लिया होगा। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो दिया विधान परिषदों का, तो बिल्कुल गलत बात है। विधान परिषद इसमें शामिल होते ही नहीं, केवल विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो इसलिए हमारा पहला तो गलत है। अब अगला देखते हैं इसका पार्ट दूसरा, जबकि दिया हुआ है, राज्यसभा में प्रत्येक संघराज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बताइए सही है दूसरा। जबकि तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे मनोनीत 12 सदस्यों को ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला
कला के बारे में, साहित्य के, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन एवं सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान हो, उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में। कौन? राष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पूछा गया था, सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, हमारा हो जाएगा इसमें डी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले में देख लिया था कि केवल विधानसभा के सदस्य ही निर्वाचित करते हैं, उन्हीं के द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो इसलिए पहला कथन गलत था। दूसरे में जबकि देखें राज्यसभा में प्रत्येक संघराज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सभी के लिए राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, जहाँ विधानसभा है वहाँ विधानसभा द्वारा किया जाता है, जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, इसलिए दूसरा भी गलत था। तीसरे की बात करें कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। कला, फिर उसके बाद साहित्य, विज्ञान, यहाँ तक भी बातें सही है, समाज सेवा तक बातें सही है, लेकिन सहकारिता आंदोलन की बात जब आती है तो ये राज्यपाल के पास शक्तियाँ चली जाती है। राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, उनको ये शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो इसलिए हमारे ये गलत हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कितने लोगों को विधान परिषद में नियुक्त करते हैं, तो याद रखिएगा 1/6 व्यक्ति जो होते हैं उनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल विधान परिषद में। तो ये शक्तियाँ जो सहकारिता आंदोलन है ये राज्यों में दी गई है, विधान परिषद में सहकारिता, क्योंकि आपको याद होगा कि सहकारिता आंदोलन जो सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है, इसके गठन का अधिकार किसको है? राज्यों पे, क्योंकि राज्य सूची का विषय हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 9A में दिया गया है, 9A में दिया गया, 9B में दिया गया, आप सोच के बताइए ये प्रोविजन किस में दिया गया? 9A है, 9B है, भाग 9A है या 9B, उसमें दिया गया है। अब 43A या 43B में किस में प्रोविज़न किया गया है? ये दोनों चीज़ आप डिक्लेयर करके बताइए। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्न के दौरान निम्नलिखित का देखिए यहाँ पे। चलिए अगला है संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे ये पूछा गया। तारांकित प्रश्न के बारे में लिखा गया। तारांकित प्रश्न तारांकित चिन्ह द्वारा प्रतिष्ठित किए जाते हैं। यहाँ पे के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके लिए अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं, जबकि दिया दूसरा अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक जवाब की आवश्यकता होती है, इसके लिए इसके बाद जो इसके साथ अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? जबकि तीसरा दिया है अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें 10 दिन से कम की पूर्व सूचना दे करके पूछा जा सकता है, इसका मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर देखें हम यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को आपस में पलट दिया गया है, अगर आप इनको पलट के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। जैसे एक अतारांकित प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ऐसे प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो सही हो जाता है। वहीं अगर नीचे सेकंड में देखें, यहाँ पे अतारांकित की जगह तारांकित हो जाता, तो हम कहते हैं कि तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। मंत्री खुद ही मतलब स्पीच दे करके बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते हैं, दोनों हो सकता है, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसके लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारा पहला दूसरा दोनों गलत हो जाता है। हमारा तीसरा बस सही है। तो उम्मीद आपने 3 किस में दिया हुआ, क्या पूछा था इसमें? सही नहीं है पूछा गया था, तो 1 और 2 गलत है, हमारा सही आंसर बी हो गया। अगर आपने बी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा था, क्या ये सही बात है? दूसरा देखें, किसी नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है केवल बी, बिल्कुल सही बात है, बी एकदम सही है। किसी नगरपालिका के सभी जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। वहीं पहले कथन की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के भाग में एक नया भाग जोड़ा गया था। यहाँ पे 9 की बात करिए, आपको याद होगा ये जवाहरलाल नेहरू के समय में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि न्यायपालिका इनमें डाले गए विषयों पे कि मतलब रिव्यू पिटीशन नहीं हो सकता, इसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक लैंड रिफॉर्म से संबंधित प्रोविज़न था, इसलिए ये पहले संविधान से संबंधित है 9। जबकि 9A की बात करें तो 9A में किसे? पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। ये प्रोविज़न भाग 9 जो डाला गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 9A जोड़ा गया था। तो हमने जो पूछा था वहाँ पे कौन से में डाला गया है? कौन सा? सहकारी संबंधित प्रोविज़न किस में डाला गया? तो 9B में डाला गया था। यहाँ पे आपका आंसर वहाँ पे उसके लिए 9B हो गया। और 9A किससे संबंधित है? यहाँ पे नगर पालिका से, मतलब स्थानीय शासन से संबंधित है 9A, याद रखिएगा। और
बस किससे संबंधित है, तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित प्रोविजन है। इसका रिव्यू पिटीशन अब किया जा सकता है। अगर इसमें कोई मतलब मामला डाला जाता है तो उसका रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका। तो हमारा पहला गलत था, दूसरा सही था। हमारा सही आंसर हो गया बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति के आधार पर किया जा सकता है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल तक जारी रहता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन की बात करें तो पहला कथन गलत है। पता है आपको, इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 44वां अमेंडमेंट होता है। इस शब्द को हटा करके इसकी जगह लिया जाता है सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। इसलिए पहला तो गलत हो गया, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। दूसरे कथन क्यों यहाँ पे सही है, गलत है। दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन के लिए लग सकता है, तो 6 महीने के लिए लग सकता है, 1 साल के लिए नहीं। 6 मंथ है, 6 मंथ याद रखिएगा। ये अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं तो कितने दिन चलता है, 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन चल सकता है। 30 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। यहाँ पे बहुमत से पास उनके पारित होना जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा से, तभी होगा। और 30 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर पारित हो जाता है 30 दिन के अंदर तो फिर अगले 6 महीने तक चलेगा। 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए, 6 महीने तक चलेगा। अगर क्वेश्चन में दे दे आपसे कि लोकसभा या फिर राज्यसभा उस समय सदन में ना हो, सेशन नहीं चल रहा हो, तो फिर क्या होगा, तो याद रखिएगा जब सेशन स्टार्ट होगा तो सेशन 6 महीने के अंदर स्टार्ट ही होगा। जब सेशन स्टार्ट होगा तो 30 दिन के अंदर इसको पारित करना अनिवार्य होता है। तो उस जगह ये कंडीशन लागू होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। जो यहाँ पे 1 साल दिया था केवल 30 दिन होता है, सॉरी 6 महीने होता है, 6 महीने होता है ये। राष्ट्रपति जब इसको करेंगे घोषित राष्ट्रीय आपातकाल तो कितने दिन चलेगा, केवल 30 दिन। अगर पारित हो जाता है तो 6 महीने, नहीं होता तो केवल 30 दिन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के ऐतिहासिक प्रकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सब पे बताना है कि किन किन मामलों में क्या क्या प्रोविजन दिए गए थे। चलिए पहला देखते हैं, मेनका गांधी प्रकरण 1978 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत के तहत विचरण या लोकोमोशन और विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया। दूसरा दिया हुआ ओल्गा टेलिस प्रकरण में 1985 में आया था, अनुच्छेद 21 और 32 के तहत स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार। जबकि तीसरा दिया है MC मेहता प्रकरण में मामले में क्या किया था, अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार प्रोविजन किया गया था। चौथे में जस्टिस पुट्टा स्वामी 2017 में मामला है तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार का प्रोविजन किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसमें आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें से बात करें, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें पलट दिया गया है। ओल्गा टेलिस मामले में क्या कहा गया था, ओल्गा टेलिस में ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार प्रोविजन प्रावधान किया गया। 85 में कहा जाता है ओल्गा टेलिस मामले में कि अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार सम्मिलित है इसमें। जबकि MC मेहता में ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 और 32 के तहत स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार है। ये दोनों सेंटेंस पलट दिए गए हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अब मेनका गांधी में क्या कहा जाता है कि देखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये प्रोविजन क्या किया गया है कि आप विदेशों में भी यात्रा कर सकते हैं, विचरण करने का आपको अधिकार है, विदेश में यात्रा करने का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए तो घरों में मतलब डोमेस्टिक अगर यहाँ पे यात्रा करने का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो याद रखिए घरों में विचरण मतलब घरेलू विचरण के लिए 19 के अंतर्गत प्रोविजन है और विदेश के लिए 21 के। आपसे UPSC में पूछा जा सकता है और वहाँ पे आपको डाल देगा 21 कि विदेशी यात्रा का अधिकार 19 में है, तो गलत हो जाएगा। वो विदेशी यात्रा का विवरण 21 में और घरेलू यात्रा का 19 में। ये बारीकी बातें याद रखिएगा। हमारा सही होता है 1 और 4, ए में सही था। ये जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 में दिया गया, भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं आरोपित की जाती हैं। आपको पता है संप्रभुता पे सीमाएं क्या हो सकती हैं, बताइए। संप्रभुता मतलब ये हो गया कि अपने लिए कानून बना सके बिना किसी बाह्य दबाव के, इसको संप्रभुता कहते हैं। तो संसद की जो संप्रभुता है उस पर क्या क्या प्रोविजन है, मतलब बाधाएं क्या हैं उसको, कि वो उन मामलों पे दबाव डालते हैं, उनको उल्लंघन नहीं कर सकती है। कथन 1 दिया हुआ है मौलिक अधिकार, B दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है न्यायिक पुनर्लोकन, तीसरा दिया हुआ मौलिक कर्तव्य और 4 दिया हुआ संघवाद और 5 दिया हुआ लिखित संविधान। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो आपको पता होगा पहला मौलिक अधिकार क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी कानून, संसद के कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको क्या करती है, अवैध घोषित कर देती है। तो बिल्कुल ये तो लगाता ही है। दूसरा न्यायिक पुनर्लोकन, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी है कि न्यायिक पुनर्लोकन के माध्यम से उसको घोषित कर दिया तो कानून बनाने के कोई मतलब ही नहीं हुआ।
मौलिक कर्तव्य, यहाँ मौलिक कर्तव्य दिया, मौलिक अधिकार नहीं। अब बताइए, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, इनका उल्लंघन कर सकती है, तो इसलिए हमारा ये तो होगा ही नहीं। जबकि संघवाद, आपको पता है जो संघीय मामले होते हैं उनमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लेना जरूरी होता है, रेक्टिफाई करवाना जरूरी होता है, इसलिए ये भी हमारा है। लिखित संविधान, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं तो अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेते ये। तो हमारा सही आंसर सी हो गया, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। छोटी सी बात है, इसमें मौलिक कर्तव्य दे दिया गया, उतनी सी बातें ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, इसके आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जा सकता है। परिसीमन आयोग के बारे में पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर इसमें लगा लिया होगा। अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो पहली बात करें पहले कथन पे, पहले इसमें बताइए कहाँ लिखा गया इसके बारे में। आप देखेंगे परिसीमन आयोग का ब्यौरा दिया गया 82 में, 82 आर्टिकल 82 में दिया गया। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। बताइए सांविधिक या संवैधानिक, विद्यार्थियों सभी लोगों ने इसको चुन लिया होगा। देखिए इसको सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसके जो भी निर्णय होंगे ये उसको आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो इसलिए हमारा दूसरा गलत हो जाता है, ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और कुछ और चीज़ें इसमें बात करें तो राज्यों के लिए, विधानसभा के लिए जो परिसीमन होता है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, और लोकसभा के लिए, लोकसभा या राज्यसभा के लिए परिसीमन की प्रोविजन कौन से आर्टिकल में लिखा गया। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए प्रोविज़न दिया है किस में, 82 में, 82 में लोकसभा संबंधित प्रोविज़न किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभाओं के लिए, विधान परिषदों के लिए सीटों का परिसीमन, तो ये प्रोविज़न किए 170 में, आर्टिकल 170 में। ये दो बातें याद रखिएगा, लोकसभा के लिए या फिर संसद के लिए सीधे कहें तो संसद के लिए 82 में, और वहीं विधान परिषदों के लिए किसमें, 170 में। इतनी सी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, चुनाव आयुक्त को उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है, संविधान ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को किसी भी भावी चुनाव मतलब नियुक्तियों से प्रतिबंधित किया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें डी सही पूछा गया ना, डी उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पहला गलत दिया हुआ है। यहाँ पे चुनाव आयुक्त लिखा गया है, अगर यहाँ होता मुख्य चुनाव आयुक्त तो सही हो जाता, क्योंकि अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते थे, फिर राष्ट्रपति इनको हटा देंगे, तो इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। दूसरा कथन जो है यहाँ पे लिखा गया, संविधान ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों की किसी भी भावी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया है। यही तो इशू रहता है, जो करंट में गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको मतलब एक तरह से क्या प्रोत्साहन दे देता है कि हम जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपको कोई पोस्ट दिलवा देंगे, और ये इसे मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये इशू ज़्यादा है हमारे वहाँ इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा भी क्योंकि प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो इसलिए हमारा हो गया डी, जो कि हमने देखा था CAG के मामले में, अन्य मामलों में जहाँ पे किया गया था प्रोविज़न, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले में ये प्रोविज़न नहीं किया गया। अब देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा गया आपसे, कथन एक दिया हुआ के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया, संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन एक दिया हुआ JSPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा सर्वसम्मति से की जाती है। जबकि दूसरा कथन दिया हुआ JSPSC के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की उम्र होने तक पद धारण करते हैं। तीसरा दिया हुआ, वे अपनी वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रखा होगा। अगर हम सही नहीं है इसमें पूछा गया ना, तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है JSPC मतलब ज्वाइंट, यहाँ पे देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल द्वारा। तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। दूसरा देखें, इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल होता है, जो भी पहले हो उस तक धारण करेंगे तो बिल्कुल सही है दूसरा कथन। वहीं तीसरे की बात करें, वे अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नहीं, ये संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा
नहीं, यहाँ पे तो हो गया हमारा केवल एक, सॉरी, यहाँ पे राज्यपाल के समक्ष ही प्रस्तुत करते हैं हर राज्य के। जब दो राज्यों का संयुक्त हैं तो राज्यों के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ए, क्योंकि ऐसा तो पूछा गया था, केवल एक है गलत, दूसरा और तीसरा सही है। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अपनी रिपोर्ट किसको पढ़ते हैं? राज्यपाल को, सॉरी, नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और रिपोर्ट राज्यपाल को ही सौंपते हैं और इनका कार्यकाल 6 और 62 है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अस्तित्व में आया। जबकि दूसरा दिया हुआ है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य की पद की अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की होती है। और यहाँ पे तीसरा देखें, यह अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है और उन्हें कामकाज का मूल्यांकन करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर हम इसमें से बात करें कि ये अस्तित्व में कब आता है, तो देखिए इस अधिनियम के माध्यम से तो आता है और 2004 में आता है, 2004 में आता है, तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरा देखें तो यहाँ 6 वर्ष जो कार्यकाल दिया है 3 वर्ष होता है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाता है। वहीं अगर तीसरे कथन की बात करें तो संवैधानिक निकाय है और अन्य कानूनी रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों में जांच करता है, निगरानी करता है, उनके कामकाज के मूल्यांकन भी करता है, तो बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपता है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है, इसका सही आंसर है सी, क्योंकि दूसरा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होगा कार्यकाल 3 वर्ष। उम्मीद है सभी लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसके संबंधित प्रोविजन किस में दिए गए, 338, आप जब देखेंगे आर्टिकल 338 के अंतर्गत, 338 के अंतर्गत क्या किया गया, SC ST कमीशन के बारे में विवरण दिए गए, SC कमीशन के बारे में। वहीं ST कमीशन के 338A कर देंगे और OBC हो जाएगा 338B। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी को भी ऐसा माना जा रहा है कि उसको जल्दी ही नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को लेकर के तैयार रहना चाहिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन दिया हुआ है राजनीतिक मान्यता लेकर के, पहला दिया है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 6% मत प्राप्त करना और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। अगर दूसरे कथन की बात करें कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है, ये राज्य के लिए। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। अगर पहले कथन की बात करें तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल को लोकसभा के चुनाव में कुल जितने भी वोट पड़े हैं कुल वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के जो भी मतलब विधानसभा के चुनाव हुए हैं कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक होता है। कितने राज्यों में? यहाँ पे 4 राज्यों में। लोकसभा की सीट के लिए कितने? 6%। या फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत दर्ज कर ले तो हो सकता है। लोकसभा की 4 सीटें जीत ले कोई पार्टी तो वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो सकती है। या फिर लोकसभा में जितने वोट पड़े हैं उनका 6% प्राप्त कर ले, या फिर किसी राज्य की विधानसभा में 6% वोट प्राप्त कर ले तो हो सकता है। ये 2 कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है। वहीं दूसरे में देखें, राज्य दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 6% मत या उससे अधिक प्राप्त कर ले या कम से कम 2 सीटें इसके साथ जीत ले तो उसको राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है और हिमाचल प्रदेश में शायद कुछ सीटें जीती है और गुजरात में। तो ऐसे में उसको उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन एक दिया हुआ ए दिया हुआ, 10 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकृत किया था और लागू किया था। जबकि दूसरा दिया हुआ, महासभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़वाने का आह्वान किया था। किसको? मानव अधिकार से संबंधित। वहीं सी के बारे में बात करें, इस प्रस्तावना में विधि के शासन द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। वहीं डी देखें, सार्वभौमिक
घोषणा की प्रस्तावना आगे राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें पहला, तो बिल्कुल गलत, सही बात है, पहला इसमें गलत है। क्यों गलत है? कि यहाँ पे दिया है 1949, जबकि 1948 होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी 48 होना चाहिए, 1948 होना चाहिए, तो हमारा सही हो जाता। 1948 होना चाहिए, जबकि यहाँ 49 दिया था। बस इतनी सी गलती है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकृति की थी, तो हमारा सही हो जाता। बाकी सारी बातें यहाँ पे सही है। उम्मीद है आपने सही आंसर लगाया होगा। चलिए